वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर या भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन वो बेस जो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके चरण क्या क्या थे, कौन कौन से अधिनियम आए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सबसे पहले जो प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा प्रावधान किया गया था। ये जब कंपनी का शासन 1765 में यहाँ स्थापित हो जाता है राजनीतिक रूप से, जब उसे सत्ता मिल जाती है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसी में एक प्रावधान था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाए। तो वो 1774 में स्थापित हुआ था, 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम था इलियाज इप्पे या इलियाज इम्पे, इलियाज इम्पे, इलियाज इम्पे या इप्पे, किसी किसी बुक में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, फिर उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको पिट्स का इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है उसके द्वारा इसमें एक कुछ और परिवर्तन किया जाता है। जैसे में दो चीज़ें हैं, एक तो पहले से जो निदेशक बोर्ड रहता है, निदेशक मंडल, वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखता है और राजनीतिक कार्यों को देखता था। बाद में 1784 के अधिनियम द्वारा जो पिट्स का भारत एक्ट है उसके द्वारा इसमें दो चीज़ें बनाई जाती हैं, इसको विभाजित कर दिया जाता है कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य होंगे और व्यापारिक कार्य, जो व्यापार वगैरह देखेगा वो कौन देखेगा? वो देखेगा निदेशक मंडल, और जो राजनीतिक कार्य होगा उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो नियंत्रण परिषद या नियंत्रण बोर्ड करेगा। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे कि कुछ ईसाई मिशनरी ब्रिटेन से जाएंगे भारत में और वहाँ वो अपना जो धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे। ये एक तरीके से यहाँ भारत में अपने जो ईसाईयत धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। और उसमें एक और प्रावधान किया जाता है, बहुत सारे प्रावधान 1813 में, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में। और उसमें 1 लाख रुपये शिक्षा पर भी खर्च करने की बात कही गई है तथा उसके साथ महिलाओं की भी शिक्षा पर भी खर्च करने की बात कही गई थी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? मतलब इससे पहले क्या था, ये इसका सही आंसर होगा 1813। इससे पहले क्या था कि एक मोनोपोली थी, एकाधिकार था किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने की एक मोनोपोली थी। लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 जब आता है तो उसमें कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो अधिनियम आता है उसमें कहा गया है कि अब सभी कंपनियों को जो व्यापार करना चाहती हैं भारत में, ब्रिटेन में हैं, वो आके यहाँ पे भारत में व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या है, एक धारा होती है 87, एक आर्टिकल इसमें रहता है 87वां आर्टिकल रहता है। जो चार्टर आता है उसमें बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, तो इसमें एक धारा थी 87वीं धारा थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी जो भारतीय मूल का या भारतीय प्रजा होगी उसको धर्म के आधार पे, जन्म स्थान या वंश या मूल स्थान या उसकी जाति के आधार पे कंपनी में कार्य करने से रोका नहीं जाएगा। तो इसमें जो इसीलिए कहा गया है कि किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाए, तो वो चार्टर अधिनियम 1833। अगर और डीप में जाएंगे तो उसमें एक धारा थी 87, आर्टिकल 87 के तहत भारतीयों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, जिसमें कहा गया था कि हम विभेद नहीं करेंगे किसी भी रूप में जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर। तो सही आंसर ऑप्शन है, चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो 3 कथन दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये सही है कि इसमें जो चाय और चीन का जो एकाधिकार जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहता है, लेकिन इसमें जो है और जो कार्य हैं उसको मोनोपोली को हटा दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ इसका बना रहता है। तो इसलिए हमारा पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। और इसमें दूसरा है इसने कंपनी के द्वारा जो अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य हैं क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। सही बात है, इसने किया था ऐसा। तो इसमें और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नियंत्रण ब्रिटिश संसद का जो भारतीय राजस्व नियंत्रण होता है वो 1858 के तहत होता है। 1858 के तहत पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो इसमें 2 सही है, 1 और 2, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ये IAS के 2019 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2019 के IAS प्री के 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के द्वारा जो भारत की जो विधान परिषद होती है उसे बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी सी शुरुआत ये हुई थी कि 6 दिन पहले अगर कोई नोटिस दे देगा परिषद में, भारतीय विधान परिषद में, तो उसे बजट पर बहस करने की या क्वेश्चन पूछने की अनुमति मिलती है, लेकिन उसे मतदान करने की अनुमति नहीं थी और पूरक प्रश्न भी पूछने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शुरुआत हो गई थी बहस करने की। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अभी तो एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही थी, लेकिन पूरे भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो है भारत शासन अधिनियम 1835, क्योंकि एक संघ की स्थापना करने की बात करता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो हमारा सही आंसर है भारत सरकार का अधिनियम 1935 के साथ फिर 1937 में एक सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय बनता है, जिसकी 1937 में स्थापना होती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अभी हमने बताया था कि संघीय न्यायालय कब हुआ था स्थापित, 1937 में। 1937 में सही आंसर है ऑप्शन ए 1937, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, अब प्रांतों से हटाकर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, जो ऑप्शन सी है ये सही है, इसके तहत क्या किया जाता है कि प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाती है, डुअल शासन की, डायरकी, और उसमें एक अब केंद्र में स्थापित कर दी जाती है द्वैध शासन, डुअल शासन केंद्र में कर दिया जाता है। तो ये किस में प्रावधान किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। तो सही आंसर होगा भारत सरकार का अधिनियम 1935 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो भारतीय विधान पालिका जो प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी वो भारत सरकार का अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, 1919 के द्वारा इसे बनाया गया था। द्विसदनी मतलब जैसे विधानसभा या जैसे कहें लोकसभा राज्यसभा हो गई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही द्विसदनी बनाई गई थी। तो कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को बनाया गया था द्विसदनी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करता है, जब संसद या पार्लियामेंट जब बैठक नहीं चलती है, उसका सत्र नहीं चलता है, तो उस समय अगर कानून की ज़रूरत पड़ जाएगी तो अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो अध्यादेश एक कानून ही होता है, लेकिन बाद में जब संसद बैठती है तो उसको पारित करना होता है। तो ये कब लाया गया था या कहाँ से प्रेरित है? ये प्रेरित है
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय नहीं, केंद्रीय विधानसभा की बात करता है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा हुआ था? एक 1926 में हुआ था, फिर दूसरा 1945 में हुआ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और सी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता यानी कि अब केंद्रीकरण की बात करता है, संवैधानिक निरंकुशता की बात करता है। सरकार जो संविधान के द्वारा बनेगी वो संवैधानिक निरंकुशता की बात करती है। जैसे एक भारत को संघ बनाया जाएगा और एक संघीय न्यायपालिका भी होगी, शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य में। तो ये किया गया था भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, यूपीपीएससी और सिविल के एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले हैं। और इसके बाद जब वहाँ पूछा जाता तो उसके बाद विभिन्न एग्ज़ामों में, छोटे छोटे एग्ज़ामों में, जैसे वनडे एग्ज़ामों में भी फिर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। तो इसलिए एक 25 क्वेश्चन जो बनाया गया है, एक समझो कि एक निचोड़ है उसका, कहाँ जो भारतीय संविधान कब से बना, कब से इसका कैसे विकास हुआ, कौन कौन से अधिनियम इसमें शामिल किए गए। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत सारा हिस्सा जो है, जैसे एक संघ की स्थापना करना और संघीय न्यायपालिका की बात करता है और शक्तियों का विभाजन की बात करता है। तो ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया अपने संविधान में, जो भारत का संविधान है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार जो शक्तियों का विभाजन है, ये भारत सरकार 1935 अधिनियम के द्वारा ही पूछा गया था। भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 में आया था, ये भी एक आईएएस में पूछा गया है। कब पूछा गया था? आईएएस में 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन है 2015 में। इसमें कहा गया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये कौन सी योजना में आधारित है? तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसी को, कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो मुख्य विशेषताएं क्या नहीं थी भारत? क्या इसमें अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान था? हाँ, इसका था कि अखिल भारतीय एक संघ बनाने का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था। तो प्रांतीय विधायिकाओं को अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये आवंटित नहीं की गई थी, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था जो ये शक्तियाँ। तो इसीलिए यही जो है हमारा सही आंसर होगा, यही ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछेगा कि विशेषताएं कौन कौन सी नहीं हैं। तो ये भी है प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत, क्योंकि वहाँ पे द्वैध शासन की समाप्ति करता है। ये भी है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया, ये भी सही है। तो इसीलिए जब प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति होती है तो वहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात, एक हल्का सा उसे एक स्वायत्तता प्रदान की जाती है प्रांतों को। तो ये तीनों सही है। इसमें जो विशेषताएँ 1935 की नहीं है वो है अवशिष्ट विषय जो है प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया, ये नहीं है। इसको गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। जो अवशिष्ट विषय होते हैं प्रांतीय विधायिकाओं को देने की बात करता है, इसको नहीं, गवर्नर जनरल को दिया जाता है, गवर्नर जनरल को दिया जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अभी वही क्वेश्चन आ गया, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? ये तो है बहुत, क्योंकि बहुत सारी जो यहाँ से प्रावधान लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं, इसके द्वारा नहीं मिली। भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा स्वतंत्रता मिली है। भारत विभाजन उल्लिखित है? नहीं, इसमें नहीं उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? अभी भी रियासतें थी। तो इसमें जो इसका सबसे सही आंसर है इसका होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान में यहाँ से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ?
तो कौन से अधिनियम के द्वारा बर्मा जो है भारत से अलग होता है? तो वो है एक भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। इसी के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। ये प्रावधान किस में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था? जब सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट से कुछ शक्तियाँ लेकर जब वहाँ पे हाई कमिश्नर को दे दिया जाता है, तो इसका प्रावधान जो किया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। 1919 के द्वारा एक नया पद बनाया जाता है हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य, जो लॉ सदस्य कौन थे? तो पहले भारतीय जो वो थे वो SP सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी SP सिन्हा। केंद्रीय कार्यकारिणी में जो लॉ सदस्य बनाए गए थे वो SP सिन्हा थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? तो ये कितने वर्षों बाद? ये 10 वर्षों का प्रावधान था। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो इसमें एक प्रावधान किया गया था कि हम इसकी जांच के लिए कि कितनी प्रगति हुई भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में, तो इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। वो कब किया जाएगा? 10 साल बाद, यानी कि 1929 में गठित करने की बात करता है। लेकिन ये तय समय से, वहाँ ब्रिटेन में चुनाव होने वाले होते हैं, इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो तय समय से 2 साल पहले 1927 में ही, नवंबर 1927 में ही गठित कर देती है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर जॉन साइमन। इसीलिए एक साइमन कमीशन उसका नाम होता है। फिर जो आता है 1928 में भारत में आता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930 में, 31 में और 32 में, इसी रिपोर्ट के आधार पे। तो कितने वर्ष का प्रावधान पूछा गया है? ये है 10 वर्ष का प्रावधान किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा। नरेश मंडल जो रियासतें थी, देसी रियासतें यहाँ पे थी, उनके लिए एक नरेश मंडल, उनका एक संगठन बनाया गया। और ये अंग्रेज़ सरकार एक चाल की तहत उनको मिला लिया, अपने नरेशों को, रियासतों को अपनी तरफ करके कि आज़ादी जल्दी ना देना पड़े, कि रियासतों को उनका एक संगठन बनवाती है। और वही नरेश मंडल का जो बनाने का प्रावधान था वो सुझाव कब दिया गया था? वो भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद हो गया, भारत शासन परिषद हो गया, या चार्टर हो गया। तो ये भारत परिषद का जो निर्माण किया गया था सबसे पहले कौन से अधिनियम के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है, या भारत शासन अधिनियम 1858 या भारत परिषद अधिनियम जिसको बोलते हैं, वो 1858 से परिषद की शुरुआत की जाती है। क्योंकि वायसराय की जो सहायता के लिए कुछ काउंसिल मेंबर बनाए जाते हैं, इसीलिए उसे एक परिषद बनाई जाती है सहायता के लिए। तो वहीं से एक भारत परिषद की शुरुआत होती है। कौन से अधिनियम से? 1858 के अधिनियम द्वारा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। लग रहा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले बजट पर चर्चा जो प्रदान करने की जो शक्ति दी गई थी वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा कुछ बजट पे चर्चा करने का प्रावधान किया जाता है। और 6 दिन पहले नोटिस अगर कोई दे देता है, कोई सदस्य परिषद में, तो उसे क्वेश्चन पूछने का भी, बजट पर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है और मतदान नहीं कर सकता है। तो मतदान का भी अधिकार नहीं है। इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो भारतीय संविधान के विकास के चरण के जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे उसमें काफ़ी अच्छा डिस्कस हमने कर लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो इसको पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब हम लोगों ने कवर कर लिया इस तरीके से 25 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।